हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम स्टार्ट करने वाला है 12th का सबसे इंपॉर्टेंट और इजीएस्ट चैप्टर, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कवर किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ, जो कि इजीली हम लोगों को समझ में आ सकता है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर 1 में हम लोग कवर करेंगे करंट और ओम्स लॉ को। ठीक है, तो करंट क्या है? करंट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या तो अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या कर सकते हैं, द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो करंट की अगर बात करें तो करंट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहां से हम लोग क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई टी, राइट? क्यू इज इक्वल टू व्हाट, आई टी। तो हम लोग इसको याद कैसे रख सकते हैं, सिंपली याद रख लीजिए, क्यू इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एवरेज करंट की, अगर हम लोग बात करें एवरेज करंट की, एवरेज करंट इज नथिंग बट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अगर बात करें इंस्टेंटेनियस करंट की, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंस्टेंट पे, राइट? इंस्टेंटेनियस करंट की अगर बात करें तो ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, दैट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज with respect to time gives what, करंट। ठीक है, कौन सा करंट? इंस्टेंटेनियस। अगर मेंशन नहीं हुआ है तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, वो है इंस्टेंटेनियस करंट। अब यहीं से अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डी क्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ करंट with respect to time gives charge। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसकी बात करें हम लोग एक ग्राफ में अगर बात करें तो मान लीजिए कि हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया है किसका, Q और T का, चार्ज और टाइम का। ये कैपिटल Q भी हो सकता है, स्मॉल q भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, Q और T का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो मान लीजिए कि ग्राफ उसका कुछ ऐसे है। ठीक है, तो अब अगर बात करें कि इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकाले तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगी हमारी, ये वाला, राइट? दिस इज नथिंग बट स्लोप। तो स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप इज नथिंग बट, हम लोगों को स्लोप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। मतलब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन y बाई चेंज इन x। अगर स्मॉल चेंज पूछ रहा है तो डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट करंट। मतलब slope is equal to current, slope of what, slope of charge time graph gives what, current। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें करंट और टाइम ग्राफ की, IT ग्राफ की अगर बात करें तो इसका जो एरिया है, मान लेते हैं कि ये वाला जो हमारा एरिया है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, मतलब ये जो एरिया है वो क्या देगा हमें, ये देगा चार्ज। ठीक है, सिमिलरली राइट, देखो जैसे कि डिफरेंशिएशन क्या देता था, डिफरेंशिएशन इंडिकेट्स दैट स्लोप and integration indicates area, right? area is nothing but integration। तो area इधर से क्या देगा हमें, area देगा चार्ज। ठीक है, तो slope of QT graph gives current and area of IT graph gives charge। easy। तो करंट का फॉर्मूला क्या था, I is equal to dq by dt। उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dq is equal to integration of I dt। अगर I वेरिएबल है, अगर वेरिएबल नहीं है तो Q इज इक्वल टू आई टी लिख सकते हैं। अगर चार्ज भी वेरिएबल नहीं है तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब क्या, करंट, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग J से। J इज नथिंग बट करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, J इज इक्वल टू व्हाट, I बाई A। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, करंट डेंसिटी। ठीक, अच्छा, इधर एक चीज और याद रखिए कि ऐसा यूनिट क्या होगी करंट की, ऐसा यूनिट विल बी एम्पियर। ऐसा यूनिट इज व्हाट, एम्पियर, जिसको डिनोट करेंगे हम लोग ए से। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं करंट डेंसिटी की तरफ। करंट डेंसिटी क्या था, करंट पर यूनिट एरिया। तो मान लीजिए कि एक कंडक्टर है
ठीक है, जिसमें कुछ ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू फील्ड राइट, सरफेस राइट, तो ये वाला हमारा एरिया हो जाएगा, तो इधर से J विल बी इक्वल टू I अपॉन ये। अगर ऐसा हुआ कि जो हमारा कंडक्टर है वो कुछ ऐसे, मतलब थोड़ा सा स्लाइट मुड़ा हुआ है, ऐसे कट किया हुआ है, अब इसको अगर मैं ऐसे कट कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा राइट, ऐसे, बट करंट इसमें से इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो हमारा एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर जो है वो इस साइड में होगा, इस डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो एरिया के दो कंपोनेंट्स हो गए, अगर मान लेते हैं कि ये थीटा है तो इस तरफ एक कंपोनेंट होगा a cos थीटा और इस तरफ एक कंपोनेंट होगा a sin थीटा। तो अब अगर करंट डेंसिटी लिखने को बोले तो हम लोग को क्या लिखना है, I बाई a sin थीटा, आई a cos थीटा, क्या लिखना है, हम लोगों को लिखना है a cos थीटा, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन का हम लोगों को एरिया प्रेफर करना है, ठीक है, तो वो हो जाएगी उस पार्ट की करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज नथिंग बट करंट पर यूनिट एरिया ऑफ अ गिवन कंडक्टर, ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट इज करंट की एम्पियर है पर एरिया की मीटर स्क्वायर है, और डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशन विल बी एम्पियर का डायमेंशन a, मीटर स्क्वायर का डायमेंशन l स्क्वायर, या तो l स्क्वायर a या तो a l स्क्वायर, एनीथिंग इजी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाँ ओम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, तो ओम्स लॉ व्हाट दैट स्टेट्स, ठीक है, इट स्टेट्स दैट the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the terminals of the conductor provided temperature and other physical quantities are remain conserved, या तो constant बोल सकते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्या है, हमारे पास एक कंडक्टर है जो कि कनेक्टेड है एक बैटरी ऑफ वोल्टेज V से, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, कैपिटल I लिख सकते हो या तो स्मॉल है, एनीथिंग यू कैन प्रेफर, जो करंट फ्लो हो रहा है that is directly proportional to I is directly proportional to potential difference यानी V across the terminals, so I is directly proportional to V, तो यहाँ से V is equal to I into R, V is equal to what, I into R, जहाँ पे R is nothing but R is resistance, R क्या है, resistance, R क्या है, resistance, ठीक है। अच्छा, अब रेसिस्टेंस क्या है वो थोड़ी देर में पढ़ते हैं, बट इट इज अ कांस्टेंट, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट होने की वजह से वो V और I पे डिपेंड नहीं करेगा, V और I पे डिपेंड नहीं करेगा, तो किस पे डिपेंड करेगा वो भी आगे पढ़ते हैं, तब तक एक बात करते हैं, अगर हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया V और I का, ठीक है, मान लेते हैं V और I के बीच में मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, अच्छा I और V के बीच में ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल, एनीथिंग वी कैन टेक, ठीक है, मान लीजिए कि I और V के बीच में मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया जो कि एक स्ट्राइट लाइन है, स्ट्राइट लाइन ही होगा राइट, क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, हम लोगों ने यही पढ़ा है, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V में लीनियर ग्राफ होगा, एक स्ट्राइट लाइन ग्राफ होगा। अगर इसकी हम लोग स्लोप निकाल लें, मान लेते हैं कि ये एंगल है हमारा थीटा, तो इसकी अगर स्लोप निकाल ले तो स्लोप इज नथिंग बट डेल्टा I अपॉन डेल्टा V, बट हमें पता है कि V बाई I इज व्हाट, R, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर था, तो V बाई आई क्या हो जाएगा हमारा, R हो जाएगा। तो इधर से अगर देखें तो V बाई आई, तो स्लोप इज नथिंग बट 1 बाई R लिख सकता हूं मैं, तो हम लोग इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, स्लोप ऑफ IV ग्राफ, स्लोप ऑफ IV ग्राफ गिव्स 1 बाई R, स्लोप ऑफ IV ग्राफ गिव्स 1 बाई R, या तो इनवर्स स्लोप ऑफ IV ग्राफ गिव्स R, या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ, अगर V को हम लोग Y एक्सिस में रख देंगे और X को I को X एक्सिस में रख देंगे, तब क्या हो जाएगा, गिव्स R, यानी रेजिस्टेंस, वो क्या देगा, उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, इजी। अब मान लीजिए कि जैसे कि अगर मैं बात करूं, इधर अगर मैं दो ग्राफ ड्रॉ करूं VI, तो ये हो जाएगा RA और इसका जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा RB, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो VI ग्राफ की स्लोप देखिए, VI ग्राफ की स्लोप क्या देगी हमें, रेजिस्टेंस देगी, तो मतलब जिसका एंगल ज्यादा, यानी रेजिस्टेंस, स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा राइट, स्लोप इज नथिंग बट हमारा tan थीटा है, तो मतलब जिसका एंगल ज्यादा उसका tan थीटा ज्यादा होगा, तो उसकी स्लोप क्या होगी, ज्यादा, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं RA
इज ग्रेटर देन आर बी। अगर वही ऐसा हुआ कि ये उल्टा हुआ, राइट, जैसे कि ऐसे आई वी ग्राफ, आई और वी के बीच में ग्राफ है, तो ये हमारा आर ए है और ये वाला हमारा आर बी है। बट अब इसमें क्या होगा, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ गिव्स 1/r, मतलब जिसकी स्लोप ज्यादा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, जिसकी स्लोप कम उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। सिंपल हम लिख सकते हैं आर ए इज लेस देन आर बी। सही है, इजी। हम लोगों ने क्या क्या देखा सबसे पहले, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वहां से हम लोगों ने देखा कि स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ गिव्स व्हाट 1/r। सिमिलरली अगर देखें कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या देगा, हमें r देगा, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की। बट रेजिस्टेंस जो है v और i पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि i और v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट होने की वजह से उन लोगों पे डिपेंड नहीं करता। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कुछ चीजों पे, जो देखते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, सबसे पहले बात, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, मतलब R इज इक्वल टू V/I, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जनरली इट इज डिफाइंड एज द ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। मतलब जो फ्लो ऑफ करंट आ रहा है उसको अपोज कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। रेसिस्ट करना, रोकना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इज ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को रोकने वाला जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, याद रखना है। ये ओम्स लॉ से डायरेक्टली फॉर्मूला, डायरेक्टली लॉ से रिलेटेड है, राइट। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिफाइन किसने किया था, ओम ने डिफाइन किया था। तो उस वजह से उसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ओम। इट इज गिवन बाय द रिलेशन, इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग बट R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। R इज इक्वल टू व्हाट, रो एल बाई ए, जो कि आप लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहां से हमें पता चलता है कि R किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे और रेसिस्टिविटी। रो इज नथिंग बट रेसिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा, अब R की वैल्यू 1 ओम कब होगी, रेसिस्टेंस 1 ओम कब होगा, अगर इधर से हम लोग देखें या तो उधर से अगर हम लोग देखें, तो मान लीजिए अगर इसकी बात करें, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम कब होगी, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और 1 एम्पियर का करंट उसमें से पास होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर flows through the conductor on the application of potential difference of 1 volt। मतलब रेसिस्टेंस भी, करंट भी हम लोगों को क्या चाहिए, 1 एम्पियर, और पोटेंशियल भी कितना चाहिए, 1 वोल्ट। अगर दोनों सेटिस्फाई करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1 ओम हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टाइप ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। अब ये दो जो है वो डिफाइन करती है रेसिस्टिविटी को, ठीक है। मतलब जो हमारी रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी क्या है वो देखते हैं। रेसिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है मटेरियल और टेम्परेचर पे, तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस भी जो है वो मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है। हर कंडक्टर की अलग अलग, जैसे कॉपर की अलग होगी, सिल्वर की अलग अलग मटेरियल की क्या होगी, रेसिस्टिविटी अलग अलग होगी, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेसिस्टिविटी उसकी डिक्रीज होगी, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा हमारा, डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। वैसे तो 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो लेंथ, दूसरा एरिया, तीसरा टाइप ऑफ मटेरियल एंड चौथा टेम्परेचर। तो रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी इज नथिंग बट रो, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टिविटी को हम लोग रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं। कब, पहले तो हमें फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, जब L और A जो है 1 होंगे, राइट, सिंपल। रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर whose length and area are taken to be unit मतलब 1, ठीक है। लेंथ और एरिया अगर 1 मीटर कर दें, 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर, तो रेसिस्टिविटी जो है रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो रेसिस्टिविटी इज आल्सो, जैसे कि आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस क्या था, एक ऑपोजिशन, राइट। तो रेसिस्टिविटी उसका कॉज है, ऑपोज करने वाला कॉज है। रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर टू द करंट। तो रेसिस्टिविटी क्या है, वो कॉज करने वाला ये है पार्ट, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ओम मीटर। जैसे कि इधर से अगर कैलकुलेट करें तो हम लोग क्या होगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। आर की ऐसा यूनिट क्या है, ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, बाई लेंथ की मीटर। तो मीटर से मीटर गया तो बचा क्या है, आर इज इक्वल टू ओम मीटर। रो की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। इजी, ठीक है। चलो
तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग. व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर थ्रू विच अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड. तो करंट गिवन है कितना, 0.5 एम्पियर, और पोटेंशियल कितना गिवन है, पोटेंशियल गिवन है 2 वोल्ट. फाइंड क्या करना है हमें, रेसिस्टेंस, सिंपल. तो हमें पता है कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेसिस्टेंस इज नथिंग बट R इज इक्वल टू V अपॉन I. So R is equal to V is nothing but 2 by I is nothing but 0.5. तो 0.5 into 4 times will be 2. तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 4 ओम. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. 2 wires X and Y of the same material and of equal length having area of cross section A and 2A respectively are connected in a parallel across an ideal battery of EMF E. What is the ratio of current density Jx upon Jy in them? ठीक है, तो करंट डेंसिटी निकालना है. सो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था भाई, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला था Jx अपॉन Jy विल बी इक्वल टू Ix बाई Ax डिवाइड बाई Iy बाई Ay. अब साइड में लिख लेते हैं कि Ax गिवन है कितना A और Ay गिवन है हमारा 2A. ठीक है, ओके. अब करंट गिवन नहीं है तो करंट को हम लोगों को पोटेंशियल लिया, इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा. करंट का फॉर्मूला क्या है, Jx अपॉन Jy विल बी इक्वल टू, करंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट इज नथिंग बट V बाई आर, V बाई आर एक्स. अच्छा, दोनों पैरेलल में होने की वजह से दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम. क्योंकि हम लोगों ने पहले, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि पैरेलल में क्या सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा. करंट और चार्ज क्या होगा, डिवाइड होगा, तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा. डिवाइड बाई Ax, तो ये Ax को एज इट इज इधर लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाई Ay को क्या लिख सकता हूँ, Vy इज नथिंग बट V डिवाइड बाई Ry इंटू Ay. सो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये ऊपर जाएगा Rx Ax सॉरी Ry Ay, राइट. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा Ry Ay डिवाइड बाई Rx Ax. अब रेसिस्टेंस भी गिवन नहीं है, रेजिस्टेंस को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो एल बाई ए. तो इसको लिख लेता हूं मैं रो एल. अच्छा देखो, इक्वल लेंथ, लेंथ जो है बराबर है और सेम मटेरियल है, तो रो और एल तो बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे लिख लेता हूं मैं रो एल बाई ए एक्स, सॉरी ए वाई, राइट. रो एल बाई ए वाई इंटू ए वाई डिवाइडेड बाई रो एल बाई ए एक्स इंटू ए एक्स. अब रो एल सेम है, कैंसिल हो जाएगा. ए वाई ए एक्स, मतलब सब कुछ कैंसिल हो गया. तो जे एक्स अपॉन जे वाई विल बी इक्वल टू 1, यानी 1:1 रेशियो क्या हो जाएगा उसका, 1:1. ठीक है, इजी. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा इसमें, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आई बाई ए. तो ए गिवन है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो आखिरी में कैंसिल ही हो गया. ठीक है, तो आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर. वी क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि वो पैरेलली कनेक्टेड है. उसके बाद हम लोगों ने वी को कैंसिल किया, फिर आर एक्स बाई आर वाई उसके फॉर्म में हम लोगों को मिला कि आर वाई ए वाई बाई आर एक्स ए एक्स. फिर आर को हम लोगों ने रो एल बाई ए के फॉर्म में लिखा, क्योंकि सेम मटेरियल है तो रो सेम हो जाएगा और सेम लेंथ होने की वजह से एल भी सेम हो जाएगा. बट एरिया जो है वो चेंजिंग था, बट एरिया फॉर्चुनेटली एंड में कैंसिल हो रहा है, तो उस वजह से हम लोगों को रेशियो क्या आ गया, 1:1. ठीक है, नेक्स्ट. The current in the conductor varies with time as I is equal to 2t plus 3t square. Find the electric charge flowing through the cross section of the conductor during t is equal to 25 to t is equal to 35. Given क्या है, given है हमारा I. I कितना है, I is equal to 2t plus 3t square. हमें चाहिए क्या, टाइम गिवन है, टाइम is equal to t is equal to 25 seconds to t is equal to 35 seconds. फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है. सो हमें पता है कि q is equal to इंटीग्रेशन ऑफ I dt, सिंपल. सो q is equal to इंटीग्रेशन ऑफ I is what, 2t plus 3t square. कहां से कहां तक, 25 to
25 से 35 तक, ठीक है। ओके, चलो करते हैं Q इज इक्वल टू 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक 25 टू 35 प्लस 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर का t क्यूब अपॉन 3, कहां से कहां तक 25 टू 35, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, वो 25 टू 35 है, 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड है, शायद 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं, इजी हो जाएगा। चलो हम लोग उसको मान लेते हैं कि वो है 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड, 2 सेकेंड्स टू 3 सेकेंड, ठीक। तो इसको भी सही कर लेते हैं हम लोग। ट्वेंटी फाइव 35 उसका स्क्वायर लेना, शायद 2 सेकेंड और 3 सेकेंड ही होगा वो, ठीक है। क्या है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स टू 3 सेकेंड्स, ठीक है। ये कहां से कहां तक होगा 2 से 3 तक, 2 टू 3, 2 टू 3। अब 2 से 2 गया इधर, 3 से 3 चला जाएगा, तो Q इज इक्वल टू बचा इधर t स्क्वायर फ्रॉम 2 टू 3 प्लस t क्यूब फ्रॉम 2 टू 3। सो Q इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे, t की जगह 3 रखेंगे, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस, फिर इसकी जगह 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो Q विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर इज नथिंग बट 9 माइनस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 क्यूब इज 27 माइनस 2 क्यूब इज 8, so Q is equal to 9 minus 4 5 plus 27 minus 8 कितना हो जाएगा 19, so Q is equal to 24 कूलम। इतना चार्ज स्टोर हो गया, ठीक है। इतना करंट देने पे कितना चार्ज स्टोर होगा 24 कूलम चार्ज स्टोर होगा फ्रॉम t is equal to 2 seconds to 3 is equal to t is equal to 3 seconds तक, इजी। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट, टाइम कितना गिवन है 1 मिनट, यानी कितने सेकेंड्स 60 सेकेंड्स। इफ द करंट ऑफ 300 मिली एम्पियर, द करंट इज 300 मिली एम्पियर, ओके, करंट गिवन है 300 मिली एम्पियर, यानी 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, और E गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n निकालना है, क्या निकालना है हमें n, तो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू व्हाट एन ई, तो Q को क्या लिख सकते हैं I इंटू टी, राइट, Q इज इक्वल टू आई टी इज इक्वल टू एन ई, तो N को क्या लिख सकते हैं हम लोग आई टी बाई ई। या तो आप लोग पहले Q निकाल लो, जैसे कि Q इज इक्वल टू आई टी, यहाँ से Q निकाल सकते हैं, उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं। सो I इज हाउ मच 300 into 10 to the power minus 3 into t is how much 60 divided by electron, ये कितना है 1.6 into 10 to the power minus 19। तो अब 1 2 3 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या n is equal to 18 upon 1.6 into 10 power minus 19, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, 18 by 1.6 कितना हो जाएगा 18 divided by 1.6, ये हो जाएगा 11.25, n is equal to 11.25 into 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे पास होंगे उस लैंप के थ्रू 1 मिनट में, ठीक है। 11.25 into 10 to the power plus 19। अच्छा, अब ये 11.25 into 10 to the power 19 इज इंटीजर, राइट, क्योंकि n हमेशा इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर ही होगा, क्योंकि अगर 2 पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1125, ठीक है। 1125 इंटू 10 to the power 17 हो जाएगा, मतलब 10 पावर रहने की वजह से क्या होगा वो इंटीजर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, a wire of length L0 has resistance R0, ठीक है। It is gradually stretched till its length becomes 2L0, मतलब इनिशियल लेंथ जो था, मान लीजिए वो कितना था, यानी L1 जो है दैट इज
एल नॉट, एंड L2 क्या हो गया हमारा 2L नॉट, मतलब इतना खींचा कि वो क्या हो गया, डबल हो गया। What will be its resistance when its length becomes 2L? अच्छा, सबसे पहली बात, अगर कोई चीज को हम लोग खींचेंगे, अगर वो लंबी हुई तो जाहिर है कि वो पतली भी होगी, राइट। हाँ, तो एरिया भी कम होगा, कितना कम होगा वो चेक करते हैं। तो क्योंकि इधर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो A1L1 इज इक्वल टू A2L2। मान लेते हैं कि एरिया जो है इनिशियली A नॉट है, एरिया इनिशियली कितना है, A नॉट है, L1 कितना है, L नॉट इज इक्वल टू एरिया A2 फाइंड करना है, L2 कितना है हमारा 2L नॉट, तो L नॉट से L नॉट गया, तो A2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, A नॉट अपॉन 2, एरिया हमें मिल गया। तो एरिया भी कम हुआ और लेंथ भी कम हुआ, लेंथ में भी चेंज आया और एरिया में भी चेंज आया, तो रेसिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं रेसिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। तो इधर देखते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई, यही फॉर्मूला है, राइट। हाँ, तो R2 बाई R1 इज इक्वल टू रो सेम हुआ, राइट, क्योंकि एक ही मटेरियल है, उसको इसी को हमने स्ट्रेच किया, रो L1 बाई A1 इंटू रो L2 बाई A2, सो R2 बाई R1 कितना है, R नॉट इज इक्वल टू, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L1 कितना है हमारा L नॉट इंटू A2 कितना है, A2 इज A नॉट बाई 2, A नॉट अपॉन 2 इंटू A1 कितना है A नॉट इंटू L2 कितना है 2L नॉट, तो L नॉट A नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, R2 इज इक्वल टू, ये R नॉट अगर इधर गया, R नॉट बाई 4, R2 will be equal to R नॉट बाई 4 या 4 R नॉट, अच्छा सॉरी, देखो इधर मैंने R2 लिखा तो इधर L2 रहेगा, राइट, मैंने L1 लिख लिया था, सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा व्हाट, रो L2 बाई A2 इंटू रो L1 बाई A1, ठीक है। सो R2 अपॉन R1 इज R नॉट इज इक्वल टू, रो से रो गया, L2 इज 2L नॉट एंड A1 इज A नॉट डिवाइड बाई A2 इज A नॉट अपॉन 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, इंटू L1 इज L नॉट, A नॉट कैंसिल हो जाएगा, सो R2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 R नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस व्हेन इट्स लेंथ बिकम 2L। अगर लेंथ 2 गुना बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया भी क्या होगा 2 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इट्स रेजिस्टेंस विद इट्स लेंथ ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, एक ग्राफ ड्रॉ करना, चलो कर लेते हैं, किसके बीच में, रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में। लेंथ क्या है, जब रेजिस्टेंस R नॉट है तो लेंथ कितना है हमारा L नॉट, और लेंथ जब 2L नॉट होगा तो ये कितना है हमारा 4 R नॉट, तो ये एक पॉइंट है, फिर ये एक पॉइंट है। अब इन दोनों को स्ट्रेट लाइन में तो मिला नहीं सकते क्योंकि लीनियरली इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्व करने के बाद देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, मतलब जब रेजिस्टेंस लेंथ को हम लोग डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, लेंथ को अगर ट्रिपल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 9 टाइम्स, ट्राई करके देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, एक पैराबोलिक ग्राफ आएगा ऐसे, ठीक है। लीनियरली इंक्रीज होने की जगह कैसा आएगा ग्राफ हमारा, पैराबोलिक ग्राफ ऐसे, ऐसा कर्व वाला पार्ट, ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ आएगा, इजी। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, if the two electric circuits shown below, दो सर्किट्स हैं identical conducting rectangular blocks made of the same material same है, are connected to the identical voltage, potential भी same है, यानी V भी हमारा क्या है same है, establish the relation between the current I1 and I2, ये I1 है, ये हमारा I2 हो जाएगा, ठीक है, in the ratio in the two circuits, ठीक है, I1 and I2 in the two circuits। तो सबसे पहले फिगर ए के बारे में बात कर लेते हैं, चलो अगर ए की बात करें हम लोग, तो करंट निकालना है, राइट, V सेम है, V इज इक्वल टू आई आर,
तो वहां से निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू वी बाई आर, राइट। तो पहले आर ए निकाल लेते हैं। आर का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए। रो एल कितना होगा, एल जो है देखिए, अब बैटरी जो है ऐसे कनेक्टेड है, मतलब इधर और इधर से कनेक्टेड है, तो ये वाला लेंथ, राइट, ये वाला लेंथ लेंगे हम लोग, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दूसरा कलर ले लेता। तो लेंथ कौन सा लेंगे, ये वाला लेंथ लेंगे, राइट, क्योंकि बैटरी ऐसे कनेक्टेड है यहां से, तो लेंथ कौन सा लेंगे हम लोग, ये वाला लेंथ लेंगे, ठीक, ये वाला। तो रो एल क्या हो जाएगा, रो लेंथ एल, एल इज नथिंग बट एल इज कैपिटल एल डिवाइड बाय एरिया। एरिया कौन सा लेंगे, बाकी के दो, राइट, 2l इंटू 3l। एरिया इज नथिंग बट ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 2l इंटू 3l। तो ये क्या हो जाएगा, आर ए इज इक्वल टू रो एल अपॉन 2 3 जा 6l स्क्वायर। तो इधर से जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा रो बाई 6l। आर ए कितना हो गया हमारा, रो अपॉन 6l, ठीक है। अच्छा, अब आर बी फाइंड कर लेते हैं। आर बी इज नथिंग बट रो एल। अब एल कौन सा लेंगे, ये कनेक्टेड है एस से, ये वाला हमारा कनेक्टेड है एस से, इस तरीके से। तो हम लोग लेंथ कौन सा लेंगे, ये वाला, राइट, जैसे कनेक्टेड होगा उसके अलोंग लेंगे, राइट, तो वो वाला हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ। तो लेंथ इज नथिंग बट 2l, जो बाकी के थे वो क्या हो जाएगा, एरिया, ब्रेड्थ, यानी l इंटू 3l। सो आर बी इज इक्वल टू, तो 2 रो एल अपॉन 3l स्क्वायर, तो एक l से l गया तो बचा क्या, आर बी इज इक्वल टू 2 रो बाई 3l, ठीक है। ये आर ए एक हो गया हमारा रो बाई 6l, और आर बी हो गया 2 रो बाई 3l। अब निकाल लेते हैं करंट। अब करंट क्या था, करंट इज नथिंग बट I1 यानी IA बाई I2 इज इक्वल टू V बाई R1 इंटू V बाई R2। तो RA RB को R1 R2 बोल सकते हैं, V से V कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। सो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। सो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 कितना है, 2 रो बाई 3l इंटू R1 कितना है, रो बाई 6l, रो अपॉन 6, ठीक है। 3l इंटू 2 विल बी 6l, रो से रो चला जाएगा, तो I1 बाई I2 विल बी इक्वल टू 2 2 जा 4:1। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 4/1। इजी। सिर्फ हम लोगों को लेंथ कौन सा लेना है वो समझना था इसमें, क्योंकि इसमें ऐसे कनेक्टेड है, लेंथ ये वाला लेंगे, इसमें ऐसे कनेक्टेड होने की वजह से लेंथ हमें ये वाला लेंगे, ठीक है। लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल जहां से कनेक्टेड है वो वाला लेंथ अलोंग लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ और वेक्टर फॉर्म, यानी J इज इक्वल टू सिग्मा ई, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सेम कंडक्टर है जो एक बैटरी से कनेक्टेड है, जिसका वोल्टेज है V, इसमें से पास हो रहा है करंट। हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, तो I विल बी इक्वल टू V अपॉन R, बट वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो लिख लेते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन रो L बाई A। जब इसको ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V बाई L इंटू A बाई रो। हमें ये भी पता है कि V बाई L इज नथिंग बट E। E इज इक्वल टू V बाई L, राइट, dV बाई dx। हाँ, तो इधर से क्या हो जाएगा हमें, I इज इक्वल टू ये 1 बाई रो एज इट इज लिख लेता हूँ मैं, E इंटू एरिया A। अच्छा, तो अब एरिया को नीचे भेज देंगे, तो I अपॉन A इज इक्वल टू 1 बाई रो इंटू E, ठीक है। अब I बाई A क्या है हमारा, I बाई A इज J, राइट, करंट पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट करंट डेंसिटी, एंड 1 बाई रो, 1 बाई रेसिस्टिविटी इज नथिंग बट सिग्मा। सिग्मा इज व्हाट, कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है हमारा, कंडक्टिविटी। इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज नथिंग बट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, I बाई A क्या है हमारा, J इज इक्वल टू 1 बाई रो इज सिग्मा इंटू E। तो प्रूफ हो गया, राइट, J इज इक्वल टू सिग्मा E। इजी, J इज इक्वल टू सिग्मा E। डन। नेक्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी
अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है तो हम लोग समझते हैं ऐसे। मान लो कि मेरे पास एक कंडक्टर था, ठीक है। अब कंडक्टर में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो रैंडम मोशन करते हुए दिखाई देंगे, राइट। कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी ये ऊपर नीचे, रैंडमली मोशन करते हुए दिखेंगे। कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कैसे होंगे, रैंडमली मूव होते रहेंगे। रैंडमली मूव होने के कारण इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी जीरो, क्योंकि रैंडमली मूव हो रहा है, राइट। रैंडमली मूव होने की वजह से हम लोग उनका पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। तो रैंडमली मूव होने की वजह से हम लोग क्या ले सकते हैं कि क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग ऐसे अज्यूम करके चलते हैं कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, जीरो। अब क्या होगा जब इसी कंडक्टर को मैं एक बैटरी से जोड़ दूं, V, ठीक है। जैसे बैटरी से जोड़ूंगा तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, राइट, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव E। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में मूव हो रहे थे वो एक सिंगल डायरेक्शन में मूव होना शुरू कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव होंगे, कुछ इस डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएंगे, राइट। अच्छा, जो ये रैंडम मोशन कर रहे थे सडनली दे गॉट ड्रिफ्टेड, नहीं, सडनली जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो क्या हुआ, ये जो रैंडम मोशन कर रहे थे वो सडनली एक सिंगल डायरेक्शन में जाना शुरू हो गए। तो उस ड्रिफ्टिंग, वो ड्रिफ्ट के टाइम जो वेलोसिटी क्रिएट होती है उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी विथ व्हिच द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग फ्रॉम वन एंड टू ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, मतलब इधर से इसकी तरफ ऐसे जा रहे हैं तो उसको हम लोग व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसका। अच्छा, एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आप लोग पहले डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला, ये डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद एक्सप्रेशन की तरफ जाना है हमें, ठीक है। अब एक्सप्रेशन में सबसे पहले देखते हैं, हमें पता है कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। v इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। हमें पता है कि f इज इक्वल टू q इंटू ई, राइट। सो f इज इक्वल टू q इंटू ई, क्या हो जाएगा, q क्या है हमारा, q इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, तो e इंटू ई, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f बाई m, दैट इज नथिंग बट, अगर इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा e बाई m। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो v फाइनल वेलोसिटी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd बोल लेता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी 0 प्लस एक्सेलरेशन था हमारा e बाई m इनटू टाइम जो है उसको टाउ लिखते हैं। अब टाउ क्या है बोलता हूँ, ठीक है। vd विल बी इक्वल टू e टाउ अपॉन m, ये हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है। तो अब इसमें से e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कैपिटल E क्या है, कैपिटल E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एंड m क्या है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू हमें पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। एंड टाउ, व्हाट इज टाउ, टाउ इज नथिंग बट रिलैक्सेशन टाइम, टाउ इज व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। जैसे कि अब मान लो क्या हो रहा था, इसमें अगर बात करें तो ये रैंडम मोशन कर रहे थे, ठीक है। तो अब रैंडम मोशन करते करते क्या होगा, दोनों के बीच में कोलिजन होगा, राइट। अब जैसे कि अज्यूम कर लो कि आप एक अल्कोहल की शॉप में गए, तो वहाँ क्या होगा, सब कोई पिए हुए रहेंगे तो ऐसे रैंडमली मूव होते रहेंगे। जैसे ही कोई बंदा इधर से टच किया तो ऐसे मूव होना शुरू हो गया, कभी इधर से टच किया तो ऐसे मूव होना शुरू हो जाएगा, तो वही होगा, राइट। तो इसमें क्या होगा कि रैंडम मोशन करने की वजह से उन सबके बीच में कोलिजन होगा। अब कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल है, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, कोलिजन होने से पहले जो टाइम इंटरवल की टाइम गैप थी उन दोनों के बीच में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम इज व्हाट, लिख लेते हैं, रिलैक्सेशन टाइम क्या है,
रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम लोग लिख सकते हैं, टाउ से डिनोट करेंगे द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, कोलिजन होने के बीच में, कोलिजन होने के बीच में जो टाइम गैप होगी जहां पे वो रिलैक्स कर रहे होंगे, रिलैक्सली मूव हो रहे होंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। सिंपल। एक और टर्म हम लोगों को पढ़ना है, मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। अब मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब म्यू विल बी इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू व्हाट, Vd अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। Vd अपॉन ई, कुछ टर्म्स है जो कि याद रखना है। रिलैक्सेशन टाइम क्या था? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल जो था उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। और मोबिलिटी क्या थी? वो थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, उतना देने से, मतलब 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, वो हो जाएगी उसकी क्या, मोबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो हमारा कंडक्टर है वो कनेक्टेड है एक बैटरी से जिसका वोल्टेज है क्या, V। अच्छा, अब इसमें जो नंबर डेंसिटी है वो है n डैश। व्हाट इज नंबर डेंसिटी? इसका एरिया A है और लेंथ जो है वो है L। n डैश इज व्हाट, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी n डैश को हम लिख सकते हैं n इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ओके, ये याद रखो। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमें पता है कि Q इज इक्वल टू व्हाट, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। सो Q इज इक्वल टू, N को क्या लिख सकता हूं मैं, इधर से अगर देखें कि N इज नथिंग बट, सॉरी, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, हाँ सॉरी, ये हो जाएगा नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, तो N को क्या लिख सकता हूं मैं, N इज नथिंग बट नंबर डैश इंटू वॉल्यूम, N डैश इंटू वॉल्यूम, सिंपल। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इधर, Q इज इक्वल टू N डैश इंटू वॉल्यूम इंटू ये वाला E, ठीक है। अच्छा, सो Q डैश, Q इज इक्वल टू N डैश इंटू वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इंटू लेंथ, इसको A L इंटू E लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, बट वी नो दैट I इज इक्वल टू Q बाई T, राइट। हाँ, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। I इज इक्वल टू Q क्या है, N डैश A E L बाई T। अब लेंथ यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, लेंथ बाई टाइम इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी, लेंथ बाई टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी ले सकते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू N डैश E A V D। तो ये हो जाएगा उन दोनों के बीच का रिलेशन, किसके बीच का, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, NEA VD। या तो इसको ऐसे लिख लो, I इज इक्वल टू VENA, एन डैश लिख सकता हूँ, तो इसको I इज इक्वल टू V ना, वैसे भी याद रख सकते हो, एनीथिंग अपनी मर्जी। तो I इज इक्वल टू N डैश E A V D। एन डैश क्या है, एन डैश इज नथिंग बट नंबर डेंसिटी, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A जो है एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट, डिडक्शन या प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ वैलिड है नहीं है। ओम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़ा था कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। तो देखते हैं प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। हमें पता है I इज इक्वल टू N डैश E A V D, जस्ट पढ़ा है हम लोगों ने। एंड VD क्या, VD इज नथिंग बट E टाउ अपॉन M। ये दोनों चीजें अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ी हम लोगों ने। मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, राइट। सब्स्टिट्यूट 2 in 1, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू N डैश E A
वी डी की जगह ई टाउ अपॉन एम। सही है। तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन डैश ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम इंटू कैपिटल ई। अच्छा, अब हमें पता है कि E इज व्हाट, E इज इक्वल टू V बाई L लिख सकता हूँ, राइट? तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वो। सो I इज इक्वल टू एन डैश ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम इंटू V बाई L। ठीक है, तो L को अंदर ले लेते हैं। सो I इज इक्वल टू एन डैश ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल इंटू V। तो अब अगर इधर से हम लोग V लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू ये इधर जाएगा एम एल डिवाइड बाई एन डैश ई स्क्वायर ए टाउ इनटू आई, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, राइट? जैसे इधर जाएगा इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, उल्टा। कंपेयर दिस विथ V इज इक्वल टू आई आर, इससे कंपेयर कीजिए। जब हम कंपेयर करेंगे, सॉरी, जब हम लोग इससे कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर से जब कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी, V एज इट इज है, I एज इट इज है, जो बचा हुआ वो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन डैश ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक है, डन, एन डैश ई स्क्वायर टाउ ए। अब इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है, देखिए, m हमारा कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी कांस्टेंट है, n डैश नंबर डेंसिटी भी कांस्टेंट है, ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का अगर टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट रखें तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। अब इधर मान के चलते हैं कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ओम्स लॉ में हमें दिया हुआ था कि टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी शुड रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से टाउ भी कांस्टेंट हो जाएगा और एरिया तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो इधर से हमें पता चलता है कि R इज कांस्टेंट एंड हेंस इट प्रूव्स ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम लोगों ने वही पढ़ा था कि R जो है हमारा कांस्टेंट है एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा, अब अगर इधर से हम लोगों को रेसिस्टिविटी पूछ दे, रो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, राइट? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो R जो है ए बाई एल, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए R को ए बाई एल से। जब ए बाई एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है, m बाई एन डैश ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, ये होगी हमारी रेसिस्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी पूछे तो कंडक्टिविटी विल बी इसका उल्टा, राइट? सो एन डैश ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये भी हो सकता है एनीथिंग। अगर सिर्फ ओम्स लॉ का प्रूफ पूछ रहा है तो इधर तक लिख सकते हो आप लोग। अगर वो पूछ रहा है कि रेसिस्टिविटी डिराइव कर दो तो सेम थिंग लिख के रेसिस्टिविटी आखिर में डिराइव कर सकते हैं। अगर कंडक्टिविटी पूछे तो यहां तक डिराइव करने के बाद सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टिविटी, दैट इज नथिंग बट एन डैश ई स्क्वायर टाउ बाई एम। या तो डायरेक्टली इसको ही पूछ सकता है, डिराइव द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या तो डायरेक्टली बोल सकते हैं डिराइव सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ बाई एम, एनीथिंग, कुछ भी बोल सकता है। तो सेम डेरिवेशन होगा, एंड में आके हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो, अगर सिर्फ डायरेक्टली ओम्स लॉ का प्रूफ पूछने की जगह अगर ये पूछता है कि डिराइव सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ बाई एम, तो इधर से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया को डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो, ये हो जाएगा हमारा आई बाई ए, एरिया को डिवाइड कर लीजिए तो ये बचेगा एन डैश ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। ठीक है, अब ये हो जाएगा जे इज इक्वल टू एन डैश ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। तो इसको कंपेयर कर लीजिए जे इज इक्वल टू सिग्मा ई से। जैसे ही कंपेयर करोगे तो जे एज इट इज, ई एज इट इज, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू एन डैश ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग इतने में फिनिश कर सकते हो, सिर्फ अगर कंडक्टिविटी पूछे तब। अगर प्रूफ पूछता है तो कंप्लीटली करना जरूरी है। इजी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस क्या है, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द टेंपरेचर इज कांस्टेंट। जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि टेंपरेचर जब कांस्टेंट होगा तभी वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन मेटालिक कंडक्टर्स। नॉन मेटालिक होंगे तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर डिवाइसेस लाइक डायोड्स। इन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल
नहीं है, ठीक है। एक नोट पॉइंट याद रखिए, द डिवाइसेस व्हिच ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक डिवाइसेस, जो ओबे नहीं करेंगे उन लोगों को क्या कहेंगे हम लोग, नॉन ओमिक डिवाइसेस, ठीक है। तो बस इतना ही हम लोगों ने आज पढ़ा, करंट इंटेंसिटी और ओम्स लॉ के बारे में कंप्लीटली डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है। एक बार रिवाइज कीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर डिटेल नोट्स चाहिए तो डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स ऐप और सही से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है, बाय बाय।